नमस्कार साथियों, आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ हैं, खुश हैं और हमारे इस प्रयास से आपको लाभ पहुंच रहा है। हमारी निरंतर कोशिश और प्रयास यही है कि हम आप तक विधि की बेहतर जानकारी लेकर आएं और स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स और जनरल सिटीजन्स के समक्ष एक अवेयरनेस की फीलिंग, एक अवेयरनेस की भावना, एक कॉन्फिडेंस की फीलिंग लेकर आए कि विधि की जानकारी बहुत टेक्निकल नहीं है और कोई भी व्यक्ति बहुत आसानी से उस जानकारी को प्राप्त कर सकता है और समझ भी सकता है। आज मैं एक ऐसा डिस्कशन लेकर आया हूं जिन शब्दों के बारे में हमने बहुत बारी सुना होगा। लॉ स्टूडेंट्स ने तो डेफिनेटली सुना होगा, प्रैक्टिशनर्स जो हैं, एडवोकेट्स और ऑफिसर्स जो हैं, साथ में जनरल सिटीजन्स हैं, उन्होंने इन शब्दों के बारे में बहुत बारी सुना है। पर भ्रांति यह है कि ये पता नहीं चल पाता कि इन शब्दों का दरअसल सही मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, इन शब्दों की सही परिभाषा क्या है और इन शब्दों से अफेक्ट क्या पड़ता है। क्या इन शब्दों का मतलब सेम है? क्या ये एक ही चीज है या ये अलग अलग चीजें हैं? आज हम बात करेंगे पेरोल और प्रोबेशन के बारे में। ये दो शब्द हमने आमतौर पे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत बारी सुने हैं, पर इनके बीच में जो बारीक डिफरेंस है, जो कि काफी बड़ा है, उसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं प्रोबेशन पे। यू सी, आप अगर देखेंगे तो पनिशमेंट किसी भी क्रिमिनल को दी जाती है ताकि एक तो लोगों में डर थोड़ा सा बने कि अगर आपने कोई भी ऑफेंस करा, अपराध करा, क्राइम करा, तो आपको कारावास में डाल दिया जाएगा, आपको सजा मिलेगी। दूसरी बात, कहीं ना कहीं इससे एक प्रिवेंशन होता है कि यदि कोई व्यक्ति है जिसकी एक मंशा है, जिसका एक व्यक्तित्व ऐसा है कि वह बार बार अपराध करना चाहता है, या उस व्यक्ति का मानसिक संतुलन इस तरीके का है कि वह अपराध करने की चेष्टा हमेशा करता है, तो सोसाइटी के इंटरेस्ट्स को बचाने के लिए, समाज को सुरक्षित बनाने के लिए, आपको और हमको सुरक्षित रखने के लिए जो न्याय प्रणाली है उस व्यक्ति को कारावास में भेज देती है ताकि वह व्यक्ति कारावास की, कारागार की चार दीवारी में रहे और समाज में कोई भी अनाधिकृत काम या कोई भी अपराध ना कर सके, कोई भी ऑफेंस वह व्यक्ति ना कर सके समाज में। इसीलिए उस व्यक्ति को जेल में भेज दिया जाता है या पनिशमेंट दे दी जाती है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ समाज में एक डर पैदा करना कि अपराध यदि आप करेंगे तो उस अपराध की वजह से आपको कारावास में भेज दिया जाएगा, या सिर्फ और सिर्फ समाज को सुरक्षित रखना ही उद्देश्य नहीं है कारावास में किसी को भेजने का। हमें समझना पड़ेगा कि हर एक व्यक्ति अपना एक व्यक्तित्व लेकर आया है। उस व्यक्ति के जीवन में बहुत अलग अलग तरीके की कंडीशंस हो सकती है। फैमिली में हो सकता है कंडीशंस कुछ हो, आपसी संबंधों में कुछ कंडीशंस ऐसी हो, सामाजिक कंडीशंस कुछ ऐसी हो सकता है उस व्यक्ति को किसी प्रताड़ना का सामना करना पड़ा हो जिसकी वजह से उस व्यक्ति की जो मानसिकता है वो अपराध की तरफ अग्रसर हो गई है। बहुत सारे फैक्टर्स एंड सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, तो किसी व्यक्ति को पकड़ के सिर्फ और सिर्फ कारावास में भेज देना जरूरी तो है जब कोई अपराध हो, लेकिन हम जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्या हमारे लिए सिर्फ यही एक रास्ता है? हम रिहैबिलिटेशन, उस व्यक्ति के मानसिकता को बदलने के लिए भी प्रयास कर सकते हैं और इसीलिए इस तरीके की प्रोविजंस हमारे लॉ में भी, हमारे न्याय प्रणाली में भी मौजूद है, जिसमें से एक है प्रोबेशन। प्रोबेशन अगर आप देखिए एक लैटिन वर्ड है प्रोबेर,
द लैटिन वर्ड इज प्रोबेर। इस शब्द से ये प्रोबेशन शब्द लिया गया है और इसका मतलब है टू प्रूव। देखिए प्रोबेशन, जैसे हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी संस्था में अगर काम भी करने के लिए जाते हैं तो कई बार ऐसा हमें देखा जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे वर्क है तो, या परमानेंट भी वर्क है तो 6 महीने की प्रोबेशन दी जाती है कि भाई 6 महीने तक हम आपको एक मौका दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, हम आपको 6 महीने का एक मौका दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, या साल भर का एक मौका और अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप अपने आप को सिद्ध कीजिए कि आप हमारी संस्था में एक्चुअली, हमने आपको सिलेक्ट तो कर लिया है, ऑन पेपर यू हैव बीन सिलेक्टेड, आपका इंटरव्यू हो गया, साक्षात्कार हो गया, उसके बाद हम आपने आपको सिलेक्ट कर लिया है, अब आप हमारे कर्मचारी हैं। लेकिन 6 महीने, 1 साल, जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीमेंट करा गया है, 6 महीने, 1 साल तक का हम आपको एक प्रोबेशन का पीरियड दे रहे हैं, आप प्रूव करिए, यू प्रूव टू अस दैट यू आर केपेबल इनफ, यू आर टैलेंटेड इनफ टू वर्क इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। आप इस संस्था में काम करने के, अपने सहकर्मचारियों के साथ और सही काम करने के सामर्थ्य रखते हैं, आप काबिल हैं कि आप इस संस्था में आगे बढ़ सकते हैं। उसको कहते हैं प्रोबेशनरी पीरियड। आप प्रूव करो कि आप इस लायक हैं, इस काबिल हैं कि आप इस संस्था में आगे बढ़ सकते हैं। उसी तरीके से क्रिमिनल लॉ के अंदर, ये तो बात हमने कर ली जो एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट्स में हम देखते हैं, उसी तरीके से क्रिमिनल लॉ के अंदर प्रोबेशन का मतलब है टू प्रूव, यानी कि आप कोर्ट को ये प्रूव करके दिखाइए कि ठीक है आपने एक अपराध कर लिया है। उन कंडीशंस पे हम अभी आएंगे, पहले मतलब समझ लेते हैं कि आपने एक अपराध कर लिया है, हम आपको सजा देने वाले हैं, पर कुछ सेट सर्कमस्टांसेस हैं जिनको देखते हुए हमें लगता है कि हम आपको सजा नहीं देंगे। वी आर नॉट गोइंग टू सेंड यू टू द प्रिजन, वी आर नॉट गोइंग टू इम्प्रिजन यू, हम आपको सजा नहीं देंगे, पर हम आपको समाज में वापस भेज रहे हैं, हम आपको समाज में वापस भेज रहे हैं, और आप ये सिद्ध कीजिए कि आप शांति और अच्छा आचार और व्यवहार समाज के अंदर बनाए रखेंगे, आप कोई भी इलीगल काम नहीं करेंगे, आप समाज के अंदर एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल नागरिक की तरह रहेंगे और समाज को कंट्रीब्यूट करेंगे। हमने आपको सजा सुनानी है, आपके खिलाफ जो दोष था वो सिद्ध हो चुका है, आपके ऊपर जो दोष था, आपके खिलाफ जो दोष था वो सिद्ध हो चुका है, लेकिन हम आपको फिर भी कारावास में नहीं भेज रहे, हम आपको रिहैबिलिटेट करने की, ट्रांसफॉर्म करने की, आपका हृदय परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप समाज में जाएंगे फिर भी आप शांति और अच्छा व्यवहार समाज के अंदर बनाए रखेंगे। हम ये कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हम आपको समाज में वापस जाने का एक मौका प्रदान कर रहे हैं। उसे कहते हैं प्रोबेशन। टू प्रूव दैट यू आर वर्दी ऑफ नॉट गोइंग टू प्रिजन एंड स्टेइंग इन द सोसाइटी, बिकॉज सी क्राइम इज अगेंस्ट द सोसाइटी। कोई भी अपराध जो होता है वो समाज के खिलाफ होता है। अगर किसी ने किसी की हत्या करी, वो अपराध सिर्फ उस व्यक्ति के खिलाफ नहीं है जो पीड़ित है, समाज के भी खिलाफ है। इट शेक्स द सोसाइटल कॉन्शियंस। समाज की जितनी भी मानसिकता है, जो मोरालिटी है, जो सिद्धांत हैं, उनको हमें हर कीमत पे बचाना है और आगे लेकर जाना है। लेकिन अगर कोई अपराध करता है तो वह बाधा डाल रहा है, अड़चन पैदा कर रहा है समाज की प्रगति में, समाज की सुरक्षा में बाधा है, समाज में शांति बनाए रखने में बाधा है, और इसीलिए इसी कारणवश हम अपराधी को सजा देते हैं।
तो हम आपको प्रोबेशन पे छोड़ेंगे और आपको एक मौका देंगे कि आप समाज में वापस जाओ और इसको सिद्ध करो कि आप एक बदले हुए व्यक्ति हैं। आप अपराध नहीं करेंगे। ठीक है, गलती हो गई, आपने अपराध कर दिया, आपके खिलाफ जो दोष था वह भी सिद्ध हो गया, बट आपको हम सजा देने की बजाय इंस्टेड ऑफ इंप्रिजनमेंट और पनिशमेंट, इंस्टेड ऑफ punishment, we are going to give you probation. We are going to release you back into the society. We are going to release you back into the society and you have to keep the peace and good behavior. इस पर्टिकुलर प्रॉमिस पे, इस वादे पे कि आप समाज में शांति बनाए रखेंगे और अपना आचार और विचार ठीक रखेंगे, आप कोई भी अनाधिकृत काम नहीं करेंगे, ना ही आप किसी अपराध में भागीदार होंगे, आपके खिलाफ कोई दोष नहीं आना चाहिए किसी भी न्यायालय में। इस वादे के साथ, इस प्रॉमिस के साथ हम आपको जाने की अनुमति देते हैं। आप जाइए, समाज में रहिए। लेकिन अगर आपने कोई अनधिकृत काम, कोई अपराध करा तो हम आपको सजा देंगे वापस बुलाकर, तो हम आपको सजा देंगे। इसको कहते हैं प्रोबेशन, इसको कहते हैं प्रोबेशन। हमने आपको अपने आप को प्रूव करने का, हमने आपको अपने आप को प्रूव करने का एक मौका दिया है कि आप प्रूव कीजिए कि आप समाज में रहने लायक हैं और आप समाज को कोई खतरा नहीं है। This is what is known as probation. In India, probation is dealt by the CRPC also, Dand Prakriya Sanhita 1973, and also by the Probation of Offenders Act of 1958, and also by the Probation of Offenders Act of 1958. ये दोनों कानून हैं जो प्रोबेशन से डील करते हैं। एक एक करके आते हैं इन पे। सबसे पहले लेट अस कम टू सीआरपीसी। इफ यू सी सेक्शन 360 ऑफ सीआरपीसी डील्स विद प्रोबेशन एंड एडमोनिशन which is done on the promise of good conduct. आप देखेंगे आपको दो तरीके के व्यक्ति मिलेंगे जिनको इस तरीके का प्रावधान का लाभ उठाने दिया जा सकता है। या तो वह व्यक्ति जो है 21 साल से ज्यादा की उम्र का है, मोर देन 21 years of age, plus there is another condition attached that the person has been sentenced to an imprisonment of 7 years or less. That person has been sentenced to an imprisonment of 7 years or less. पहली तो ये दो कंडीशंस हैं। दूसरे एक और कैटेगरी है, देयर इज अनदर कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल्स। यहां तो हमने बात करी जो 21 साल से ज्यादा उम्र के, उसके बाद हम देखेंगे जो 21 साल से कम उम्र के हैं, 21 साल के हैं और वुमेन यानी कि कोई महिला है, यानी कि कोई महिला है जिनको जो सेंटेंस दिया गया है ना तो वो डेथ सेंटेंस है और ना तो वो लाइफ इंप्रिजनमेंट है, ना तो वो डेथ सेंटेंस है और ना तो वह लाइफ इंप्रिजनमेंट है। दो कैटेगरी ऑफ पर्संस, या तो वह 21 साल से ज्यादा उम्र के हैं और साथ ही साथ उनको जो सजा सुनाई गई है वह 7 साल या 7 साल से कम है, और दूसरी कैटेगरी जो है वह व्यक्ति जो 21 साल से कम उम्र के हैं और साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि वह कोई महिला है और उनको जो सजा सुनाई गई है ना तो वो डेथ है
और ना कोई लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। यहां पे एक और कंडीशन, और वो एक और कंडीशन ये है दैट नो प्रायर कन्विक्शन इज प्रूव्ड, यानी कि आपके खिलाफ पहले कोई भी दोष सिद्ध नहीं हुआ है। आपके खिलाफ पहले कोई भी दोष सिद्ध नहीं हुआ है, आपको पहले किसी न्यायालय ने सजा नहीं सुनाई है। नो प्रायर कन्विक्शन इज प्रूव्ड, नो प्रायर कंडीशन इज प्रूव्ड। तो अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि आप इन दोनों किसी कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो कोर्ट क्या करता है? द कोर्ट माइट रिलीज in its discretion on what? On promise of good conduct and keeping peace in the society. On promise of bearing good conduct and keeping peace in the society. बहुत सरल तरीके से हम सारे प्रोविजंस को पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। On promise of keeping good conduct and maintaining peace in the society. आप गुड बिहेवियर रखेंगे और इसीलिए आपको छोड़ रहे हैं, आपको हम imprisonment नहीं दे रहे। We are not giving you imprisonment, we are releasing you back into the society. इसमें दो पॉइंट्स है जिनका हमें ध्यान रखना है। एक चीज तो ये कि 3 इयर्स का टाइम पीरियड है। अगर कोर्ट को लगता है इन 3 सालों के अंदर अंदर आपको प्रोबेशन पे छोड़ा गया है, 3 सालों के अंतर्गत अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं आपको सजा सुना देना ही ठीक है, या आप किसी और ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, एनी सच सर्कमस्टांसेस, तो 3 साल के अंतर्गत कोर्ट आपको बुलाकर सजा दे सकती। कोर्ट आपको बुलाएगी और कोर्ट बुलाकर सजा दे देगी, ऐसा करा जा सकता है। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर कोई जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को लगता है दैट 360 में प्रोबेशन देनी है, एंड दिस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास इज नॉट स्पेशली एम्पावर्ड बाय हाई कोर्ट, उनको हाई कोर्ट द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है प्रोबेशन देने की, तो वह क्या करेंगे? ही विल सबमिट the proceedings to the judicial magistrate first class. Judicial magistrate first class इंक्वायरी कर सकते हैं इस केस में, आगे एविडेंस ले सकते हैं, and he can pass the order as he deems fit, and he can pass the order as he deems fit. सबमिट कर दी जाएंगी प्रोसीडिंग्स जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को। कौन करेगा? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जिनके पास माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्पेशल पावर्स नहीं दी गई हैं प्रोबेशन में देने की, वह सबमिट कर देंगे प्रोसीडिंग्स टू द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, और फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अपने हिसाब से इंक्वायरी करके एडिशनल एविडेंस लेके ऑर्डर पास कर देंगे। This is what the opening part of section 360 is talking about. आगे चलते हैं सबसेक्शन 3 की तरफ। Well, let's go to सबसेक्शन 3. सबसेक्शन 3 कुछ बहुत पर्टिकुलर ऑफेंसेस के बारे में बात करता है। वो क्या ऑफेंसेस हैं? देखिए, थेफ्ट, theft in a building, dishonest misappropriation of property, cheating, other
offense under IPC wherein the punishment is less than or equal to 2 years or fine. And then we have 420. These are the offenses which are being mentioned under subsection 3. Theft in building, dishonest misappropriation of property, cheating or other offense in the IPC. Please mention this very correctly if you are taking it down. Other offense in the IPC wherein the punishment is either less than or equal to 2 years or fine. ऐसे किसी भी केस में if there is any person who is convicted of these offenses, if he is convicted of these offenses, then there are certain factors which can be considered. What are those factors? The factors are age, antecedents. भाई आपकी क्या बैकग्राउंड रहा है, क्या आप एक बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, क्या आपकी समाज में इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान है, क्या आप ऐसे किसी परिवार से तो बिलोंग नहीं करते जिनकी हिस्ट्री रही है कि वह अपराधों में इन्वॉल्व रहे हैं, आपकी उम्र क्या है, हो सकता है उम्र बहुत ज्यादा हो सकता है उम्र कम हो, एज, एंटीसीडेंट्स, देन यू हैव फिजिकल और मेंटल कंडीशंस, आपकी क्या फिजिकल कंडीशंस है जिनके अंतर्गत आपने क्राइम करा, हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति हो जो फिजिकली बहुत ज्यादा बीमार है, कोई चारा नहीं बचा और अपने परिवार को पालने के लिए उन्होंने चोरी कर दी। मेंटल कंडीशन हो सकता है इस तरीके की हो, आपकी मानसिक स्थिति इस तरीके की है कि आपको लगा कि चोरी करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। क्राइम बहुत ही ट्रिवियल नेचर का है, क्राइम बहुत ही ट्रिवियल नेचर का है, बहुत मामूली अपराध है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं करी है, बहुत मामूली अपराध है, 10 रुपए की चोरी, 15 रुपए की चोरी, 20 रुपए 25 रुपए की चोरी, इस तरीके की चीज कुछ करा है आपने। अब चोरी तो चोरी है, आपको सेंटेंस दे भी दिया है, लेकिन फिर भी आपको प्रोबेशन पे छोड़ा जा सकता है। इवन देयर आर अदर एक्सटीन्यूएटिंग सर्कमस्टेंसेस, और भी सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, and these are all under the court's discretion. कोर्ट की डिस्क्रिशन है। So if any person who is convicted of these offenses, that is theft in building, dishonest misappropriation of property, cheating or other offense in IPC which is less than or equal to 2 years or fine imprisonment, then that person, if he is convicted, the factors are these. If you consider these factors, you might release that person on admonition. किस पे रिलीज करेंगे हम? एडमोनिशन, यानी कि बहुत सीधी सरल भाषा में डांट डपट के उस व्यक्ति को भेज दिया जाएगा कि चलो जाओ, अगली बार कभी भी इस तरीके का काम नहीं करना। प्लीज गो बैक टू द सोसाइटी, बी अ गुड सिटीजन, और आगे से कभी भी इस तरीके का काम आप नहीं करेंगे। डांट फटकार के उस व्यक्ति को भेज दिया जाएगा। यहां पे प्रोबेशन नहीं है, यहां पे एडमोनिशन है। यहां पे प्रोबेशन नहीं है, एडमोनिशन, एक टाइप की प्रोबेशन ही है ये, बट ये एडमोनिशन। आपको डांटा जाएगा, बोला जाएगा आपने जो करा है वो गलत है, आप इस तरीके का कोई भी कृत्य कभी भी नहीं करेंगे और आप जा सकते हैं। बट इन कंडीशंस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये बात आ गई एडमोनिशन की। देखिए वही लॉ की प्रक्रिया वैसी ही चल रही है। पहले प्रोबेशन था, प्रोबेशन के बाद अब हम एडमोनिशन की बात कर रहे हैं, जहां पे हम इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ व्यक्ति को कारावास में डालना ही हमारे पास एक लौता चारा नहीं है। हम और भी तरीके से समाज में शांति बनाए रख सकते हैं। हर किसी को कारावास में भेजने से कोई फायदा, कोई लाभ नहीं होने वाला। क्या इस तरीके का ऑर्डर एपिलेट कोर्ट पास कर सकते हैं? यस, अपील में भी हो सकता है, रिवीजन में भी ऐसा हो सकता है। सेशंस कोर्ट या हाई कोर्ट जो है, इस तरीके का ऑर्डर अपील में, रिवीजन में भी
पास कर सकते हैं। लेकिन एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर अपील में या रिवीजन में इस तरीके का कोई भी ऑर्डर पास हो रहा है तो देयर कैन बी रिवर्सल ऑफ ऑर्डर पास्ड अंडर 360 सबसेक्शन 1 और 360 subsection 3 and there can be imprisonment which can be awarded. Imprisonment can be awarded by sessions court or high court while they are dealing under their powers of appeal or revision. But now this is a very important point, but no greater punishment can be imposed which would have been originally imposed. क्या मतलब? सेशंस कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वह अपील में या रिवीजन के दौरान प्रोबेशन ऑन रिलीज ऑफ गुड कंडक्ट या एडमोनिशन पे व्यक्ति को छोड़ सकते हैं। सीआरपीसी ये पावर देता है उन्हें। साथ ही साथ पावर देने के वो ये भी बताता है कि रिवर्सल हो सकता है, यानी कि हो सकता है मैजिस्ट्रेट ने प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट या एडमोनिशन पे छोड़ दिया था सेक्शन 360 सबसेक्शन 1 या 360 सबसेक्शन 3 के अंतर्गत, हो सकता है छोड़ दिया था, हम उसको रिवर्स भी कर सकते हैं, यानी कि व्यक्ति को सजा दे सकते हैं। इंप्रिजनमेंट कैन बी अवॉर्डेड बाय सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट ऑन व्हाट? ऑन रिवर्सल। बट द नेसेसरी कंडीशन इज दैट आप जो ओरिजिनली सजा देने वाले थे व्यक्ति को, उससे ज्यादा सजा नहीं अवॉर्ड कर सकते। जो ओरिजिनली सजा आप व्यक्ति को देने वाले थे उससे ज्यादा सजा आप उस व्यक्ति को नहीं दे सकते। यू कैनॉट अवॉर्ड अ ग्रेटर पनिशमेंट दैट वुड हैव बीन ओरिजिनली इम्पोज्ड। ये रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर लगी हुई है। आगे देखते हैं। सबसेक्शन 6 बात करता है कि अगर आप 121 देखें, 124 देखें या 373 देखेंगे, किसका? सीआरपीसी का। यह सब प्रोविजन बात करते हैं श्योरिटी, जिनको हम आम भाषा में कभी कभार कहते हैं ना, जमानत देनी तो जमानती को बुलाओ, वह अपने पेपर सबमिट करेगा, बॉन्ड भरेगा कि भाई ये तुम्हारी गारंटी लेता है कि तुम किसी भी तरीके की गलत काम नहीं करोगे जब तुम बेल पर हो। उसी तरीके की चीज यहां पर भी है कि जो 121 है, 124 यानी कि सिक्योरिटी प्रोसीडिंग्स जो है फॉर कीपिंग द पीस एंड गुड बिहेवियर, उन पर्टिकुलर सिचुएशंस में बॉन्ड भरवाया जाता है, श्योरिटी ली जाती है। और 373 जो चैप्टर 33 के अंतर्गत आता है और 373 जहां पे अगेन श्योरिटीज की बात सीआरपीसी में करी गई है, ऐसी किसी सिचुएशन में जो श्योरिटीज के प्रोविजन है, वह श्योरिटीज के प्रोविजन सेक्शन 363 पर भी लागू होंगे। सेक्शन 360 पर भी लागू होंगे। जब गुड कंडक्ट प्रोबेशन की बात करेंगे या एडमोनिशन की बात करेंगे तो ये जो श्योरिटीज के प्रोविजन है यह यहां पर भी सेम तरीके से लागू होंगे। सीआरपीसी हमें एक और कंडीशन बताता है कि जब भी आप किसी व्यक्ति को प्रोबेशन पे भेजें, आप अश्योर कर लीजिए। कौन अश्योर करेगा? कोर्ट अश्योर करेगा कि उस व्यक्ति का कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ अबोर्ड, यानी कि एक निर्धारित स्थान, रहने की जगह, और रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। रेगुलर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? रेगुलर, या तो आप कह सकते हैं रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, या आप कह सकते हैं रेगुलर प्रोफेशन या रेगुलर ऑक्यूपेशन। कहां पर? वेयर द कोर्ट हैज jurisdiction।
जिस एरिया में उस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन है, उस जगह पे या तो आप रिजाइड करते हैं, आपके पास एक फिक्स्ड प्लेस ऑफ अबोर्ड है, ऐसा नहीं है कि आज आप यहां हैं तो 3 दिन बाद कहीं और हैं, आपके पास उस जगह पे रहने का कोई घर नहीं है, या ऐसा नहीं तो आपके पास कोई ऑक्यूपेशन है, यानी कि आप उसी जगह पे कामकाज करते हैं, अपना नौकरी भी कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं, उसी जगह पे करते हैं आप, ताकि अगर कभी भी आपको एप्रीहेंड करा जाना हो, कभी भी आपको पकड़ना हो, कभी भी कोर्ट के सामने वापस लाना हो, तो किसी भी तरीके की कोई परेशानी कोर्ट को या किसी भी पब्लिक सर्वेंट को ना हो। हमें पता तो हो कि आप कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत रह ही रहे हैं, पता चले अगर आप ना रह रहे हो तो आपको ढूंढना कितना मुश्किल हो जाएगा। एक तो आपने क्राइम करा, हमने आपको सजा भी सुनानी थी, लेकिन सजा की जगह हमने आपको छोड़ दिया, और ऊपर से जब आपको वापस लेकर आना है तो आप मिल ही नहीं रहे हैं। तो इसीलिए ये अश्योरेंस कोर्ट को अपने आप को दे देनी होगी, और इसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। अब आप देखेंगे अगर सबसेक्शन 8 और सबसेक्शन 9, वहां पे आपको ये चीज स्पष्ट मिलेगी दैट इफ यू फेल टू ऑब्जर्व conditions of probation under section 360, if you fail to observe conditions of probation under section 360, in those situations we can get you apprehended, that is your apprehension can be done, यानी कि आपको पकड़ के कोर्ट के सामने लाया जाएगा। You will be brought to the court, जहां पे या तो आपको बेल पे छोड़ दिया जाएगा या आपको कस्टडी में भेज दिया जाएगा। आपको बोला था कोई गलत काम नहीं करना, कंडीशंस को परफॉर्म करना है, लेकिन आपने उन कंडीशंस को परफॉर्म नहीं करा, तो ऐसा हो सकता है कि आपको फिर पकड़ के लाया जाए, वारंट पास हो, लाया जाए, आपकी एप्रीहेंशन हो, यानी कि कोर्ट में आपको पकड़ के लाया जाए, और कोर्ट या तो अगर आपकी बेल की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो कोर्ट आपको बेल पे भी छोड़ सकता है कि भाई हमने आपको छोड़ दिया, अब आपको आते रहना पड़ेगा कोर्ट में। अभी तक तो हमने समाज में भेज दिया था आपको कि चलो कोई बात नहीं, एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे सिटीजन की तरह रहो, लेकिन अब आप बेल पर छूटे हैं, यानी कि अब आपके खिलाफ प्रोसीडिंग्स चलेगी, जब हम बुलाएंगे तुरंत आपको आना पड़ेगा। तब तो आपको छोड़ दिया गया था, अब आपको बार बार बुलाएंगे बिकॉज अब आपके खिलाफ प्रोसीडिंग्स चलेंगी। या हो सकता है अगर कोर्ट को लगे तो वे आपको कस्टडी में भी भेज सकते हैं कि अब आपने गलत काम कर दिया, अब आप कारावास में जाइए, फिर हम आपको देखेंगे, आपको सेंटेंस पास करेंगे। ये सबसेक्शन 8 सबसेक्शन 9 में लिखा है। और अब हम आते हैं सबसेक्शन 10 पे। सबसेक्शन 10 पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमें समझनी है वो ये है कि यहां पर 2 कानून, एक तो है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, (1958) का प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, और चिल्ड्रन एक्ट ऑफ 1960। इन दोनों कानूनों की एप्लीकेशन को सेव कर लिया गया, यानी कि सीआरपीसी एंड प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट और साथ में चिल्ड्रंस एक्ट, ये दोनों जो कानून हैं वह एक दूसरे के साथ हार्मनी में चलेंगे। क्या कहने का मतलब, एक दूसरे के विपरीत नहीं है ये कानून। सीआरपीसी ने, देखिए सीआरपीसी 1973 का है, यह कानून 1973 के कानून से पहले के हैं, लेकिन फिर भी हम ये नहीं मानते कि लेजिस्लेचर अपने आप को ही कॉन्ट्रडिक्ट करने वाला है, तो इसीलिए दोनों कानूनों को हम हार्मोनियसली कंस्ट्रक्ट करेंगे और दोनों कानूनों की एप्लीकेशन एक साथ चलेगी, यानी कि कोई भी अभियुक्त, कोई भी दोषी दंड प्रक्रिया संहिता का यानी कि सीआरपीसी का भी फायदा ले सकते हैं, साथ साथ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स का भी ले सकते हैं। जिसको भी वो चूज करना चाहे दोनों में से, वह दोनों में से किसी भी कानून को चूज करके उनका लाभ उठा सकते हैं। बात बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि सीआरपीसी का अगर आप देखिए सेक्शन 360 सबसेक्शन 10 अपने आप में इन दोनों कानूनों की एप्लीकेशन को सेव करता है। इन दोनों कानूनों की एप्लीकेशन को सेव करा जाता है सीआरपीसी द्वारा ही, तो ऑफ कोर्स
सीआरपीसी बाद का कानून है, बट पहले के पारित कानून को भी अगर वह रिकॉग्नाइज कर रहा है, मतलब वह दोनों कानून साथ चल। और इसी से हम अब आ जाते हैं प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट पे। अब हम इसी से आ जाएंगे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट पे। ऑफ 1958, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट ऑफ 1958। देखिए इस कानून में हमें अगेन दो चीजें मिलती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन 3 में तो हमें एडमोनिशन मिलती है, वही कि आपको डांट फटकार लगा के और छोड़ दिया जाएगा। या तो आपने जो करा है थेफ्ट करा है, and aggravated forms of theft, other offenses relating to property even they are mentioned। अगर आपने इस तरीके का कोई ऑफेंस करा है, इस तरीके का कोई भी ऑफेंस करा है, या और you have committed an offense which is punishable with 2 years or less of imprisonment or fine, and very importantly which is either in IPC or other law। See वहां पे IPC की बात करी गई थी, if you have noted that correctly, in CRPC और other law। या तो IPC में कोई ऐसा अपराध है जिसकी सजा आपको दी गई है जो 2 साल से कम की है या फाइन है, या किसी और कानून में भी ऐसा कोई अपराध है जिसकी सजा का प्रावधान 2 साल से कम का है, या 2 साल का है, या सिर्फ मुआवजे का फाइन का है। अगर आपने ऐसा कोई भी कार्य करा है तो आपको हम एडमोनिशन पे यानी कि डांट डपट के छोड़ सकते हैं और आपको कहेंगे कि आप जाइए। इसके साथ साथ दो कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो नो प्रीवियस कन्विक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी चीज जो हमें ध्यान रखनी है, यहां पे एज की कोई लिमिट नहीं है, यहां पे हम एनी पर्सन की बात कर रहे हैं, यहां पे हम किसी भी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, यहां पे हम किसी भी व्यक्ति की बात कर रहे हैं यहां पे हम किसी भी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, यहां पे कोई एज की लिमिट की बात नहीं है, यहां पे इट कैन बी एनी पर्सन हु सैटिस्फाइज दीज कंडीशंस, ही कैन बी लेफ्ट आफ्टर ड्यू एडमोनिशन बाय द कोर्ट। अब हम सेक्शन 4 की अगर बात करें तो वह बात करता है रिलीज ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट। और यह सीआरपीसी की जो कंडीशंस हैं उनसे बिल्कुल मैच करता है। जो कंडीशंस जिस तरीके से सीआरपीसी में दी गई हैं वैसे ही यहां पर दी गई हैं। दो चेंजेस जो इंपॉर्टेंट है यहां पे देखने, एक तो एनी पर्सन, अगेन कोई एज की लिमिट नहीं है। दूसरा, अगर आप सबसेक्शन 3 में देखेंगे तो हम आपको सुपरविजन में रख सकते हैं। किसकी सुपरविजन में? एक प्रोबेशन ऑफिसर। आपको एक प्रोबेशन ऑफिसर की निगरानी और सुपरविजन में भी रखा जा सकता है। साथ ही साथ अगर आप सेक्शन 6 देखेंगे इसी एक्ट का, अगर आप सेक्शन 6 देखेंगे तो वहां पे आपको एक रिस्ट्रिक्शन मिलेगी कि भाई अगर कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 21 साल से कम की है, उस व्यक्ति को भाई आप पनिशमेंट देने से पहले जरा प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के प्रोविजंस पे ध्यान दीजिए। अगर आप पनिशमेंट दे रहे हैं, अगर लाइफ इंप्रिजनमेंट दे रहे हैं तो ठीक है, अदर के लिए, अदर इंप्रिजनमेंट के लिए प्लीज रेफर टू प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट ऑफ 1958। लाइफ इंप्रिजनमेंट के लिए यू कैन इम्प्रिजन। अगर आप आजीवन कारावास की सजा एक 21 साल से कम के व्यक्ति को दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द लॉ तो ठीक है, दे दीजिए। और किसी भी सजा के लिए प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट को रेफर करना आपके लिए जरूरी है। आप सजा नहीं देंगे, आप इसके लिए प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट भी मंगा सकते हैं। यू कैन ऑल्सो रेफर टू द रिपोर्ट बाय
probation officer. You can also refer to the report by the probation officer. ये बात हो गई प्रोबेशन की। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसको कहा जाता है पेरोल। अब ये पेरोल क्या चीज है? देखिए, पेरोल जो है वह शब्द लिया गया है फ्रेंच से, और वो जो टर्म था वो है raison ma pero. Raison ma pero, which means that I give you my word. Which means that I give you my word. I give you my word. मतलब क्या है पेरोल का? प्रोबेशन आपको मिलती है जब आपके खिलाफ सजा आपको सुनाई गई, आपको दोषी करार कर दिया गया और आपको कारावास में भेजने की जगह, आपको इम्प्रिजन करने की जगह हमने आपको छोड़ दिया वापस समाज में। पेरोल ये चीज नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सजा ऑलरेडी काट रहे हैं, आप कारावास में हैं, आप अपनी सजा काट रहे हैं और आपको हमने छोड़ा है ऑन सर्टेन पर्टिकुलर ग्राउंड्स फॉर अ सर्टेन पीरियड। एक तरीके से हमने आपको कुछ समय के लिए छोड़ दिया है। दो तरीके के पेरोल होते हैं, उससे हम समझते हैं। एक तो है हमारे पास कस्टडी पेरोल, जो कि 14 डेज का होता है, और एक है हमारे पास रेगुलर पेरोल, जो कि 1 मंथ का होता है, और वह तभी मिलता है जब यू हैव अंडरगॉन 1 ईयर imprisonment. When you have undergone 1 year imprisonment. आपकी बेटी की शादी है, माता पिता या किसी करीबी का निधन हो गया है, आपके फैमिली टाइज को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको आपको निभाना है, बेटे की शादी है, भाई बहन की शादी है, ऐसी किसी भी कंडीशन को पूरा करने के लिए किसी भी सर्कमस्टांसेस के अंदर आपको पेरोल दी जा सकती है। जनरली ये सुपरिटेंडेंट ऑफ प्रिजन्स जो होते हैं, अलग अलग स्टेट के अपने रूल्स है, सुपरिटेंडेंट ऑफ प्रिजन्स होते हैं, वो या तो जो होम सेक्रेटरी हैं उनको भेजेंगे, या जो आईजी हैं प्रिजन्स के, हो सकता है वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब को भेजें अप्रूवल के लिए, और फिर आपको पेरोल पे छोड़ा जाए। यू आर ऑलरेडी अंडरगोइंग इम्प्रिजनमेंट। रिमेंबर, इन पेरोल यू आर ऑलरेडी अंडरगोइंग इम्प्रिजनमेंट। वहां पे आपको इम्प्रिजनमेंट की जगह प्रोबेशन पे छोड़ा गया, यहां पे यू आर ऑलरेडी अंडरगोइंग इम्प्रिजनमेंट। यू आर ऑलरेडी अंडरगोइंग इम्प्रिजनमेंट, और फिर आपको छोड़ा जा रहा है। प्रिजन्स एक्ट अगर आप देखेंगे या प्रिजनर्स एक्ट देखेंगे, दोनों ही कानून देखेंगे, तो वह आपको पेरोल के कुछ प्रोविजंस के बारे में जरूर बता देंगे, पर कोई भी एक सेट लॉ हमारे पास पेरोल के लिए एज सच नहीं। ये डिस्क्रिशन है, एप्लीकेशन आप लगा सकते हैं, लेकिन डिस्क्रिशन है। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस साहब जो होंगे, वो थाना वाले, जिन्होंने थाने में जहां पे आपका केस चला था, थाने वालों से पूछेंगे कि भाई क्या करना चाहिए, अपनी रिपोर्ट भेजिए, रिकमेंडेशन भेजिए। फिर जो सुपरिटेंडेंट ऑफ प्रिजन साहब है, हो सकता है वह उस रिपोर्ट को डिस्ट्रिक्ट होम सेक्रेटरी साहब के पास भेजे और कहें कि भाई आप बता दीजिए कि इनको पेरोल पे इस व्यक्ति को छोड़ना चाहिए या नहीं। हो सकता है उस राज्य में ये प्रावधान हो कि आप जो आईजी प्रिजन्स हैं उनको वो रिपोर्ट सबमिट करी जाएगी और वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब को भेजेंगे। अलग अलग स्टेट में अपना अलग कानून इस बारे में है, बट डिफरेंस प्रोबेशन और पेरोल में समझना बहुत जरूरी है। प्रोबेशन तब दी जाती है जब आपको हमने सजा सुनाई, और सजा सुनाने के बाद हम आपको कारावास में नहीं भेज रहे हैं, हम आपको समाज में वापस भेज रहे हैं। एडमोनिशन भी उसी तरीके का है कि हम आपको वहां कारावास में नहीं भेजेंगे, डांट के वापस भेज देंगे आप।
पेरोल में आपको सजा सुना दी गई है, आप सजा काट रहे हैं, उस ड्यूरेशन में आपको छोड़ा जा रहा है। इससे क्या होता है, एक तो जो प्रिजन का इल इफेक्ट है आपके दिमाग पे कि आप कारावास में हैं, थोड़ा सा उससे आपको एक शॉर्ट पीरियड का रिलीफ मिल जाता है। रिफॉर्मिंग बेटर होती है, व्यक्ति को भी अच्छा लगता है कि हाँ मैंने गलती करी पर मैं अपने परिवारजनों से, प्रियजनों से मिल सकता हूँ। हो सकता है कोई फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो निभाने के लिए, फैमिली के साथ कनेक्शन बनाए रखने के लिए पेरोल दी जाती है। ये बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं। केस था बुद्धि बनाम राजस्थान राज्य, बुद्धि वर्सेस द स्टेट ऑफ राजस्थान, वहां पर ये सब फैक्टर्स मेंशन करे भी गए थे। बुद्धि वर्सेस द स्टेट ऑफ राजस्थान, उसे कहते हैं पेरोल। दो तरीके की होती है, कस्टडी पेरोल और रेगुलर पेरोल। 14 दिन और यहाँ पे 1 महीने की पेरोल मिलती है, लेकिन जरूरी है कि आपने 1 साल की सजा ऑलरेडी काट ली। ये थी हमारी चर्चा पेरोल और प्रोबेशन पे। कुछ टेक्निकल पार्ट डिस्कस करा हमने, कुछ हमने आम जो नागरिकों के लिए उनकी विधि की जानकारी में इजाफा करने के लिए जरूरी है, हमने वो पार्ट डिस्कस करा। आशा करता हूं कि आपको ये डिस्कशन अच्छी लगी और जरूर आप हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें। हम आगे भी ऐसी चर्चा आपके समक्ष लेकर आते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।